नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन करने से पहले उस अवधि में जो भी प्रशासक रहे यानी गवर्नर जनरल या वाइसराय रहे हैं, उनके बारे में और उनके कार्यकाल की अवधि क्या थी और उन कार्यकाल की अवधि के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं या नए कार्य हुए हैं जो उनके कार्यकाल से जुड़े थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हमने पहले 3 लेक्चर में गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट लेक्चर जो चौथा लेक्चर था उसमें हमने किन्हीं वाइसराय के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और जो बाद के वाइसराय हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 1757 से 1857 ईस्वी तक जो भी ये प्रशासक हुए हैं उनको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था और उसके पश्चात की अवधि जो थी इसका हम अध्ययन अभी कर रहे हैं। 1858 से 1948 तक के जो प्रशासक हुए हैं उनको वाइसराय की उपाधि दी गई थी। उसी सीरीज में लेक्चर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपने दोस्तों के बीच में जो भी एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्रयत्नशील है उसको जरूर शेयर करें। मुझे विश्वास है उसकी तैयारी में, उसके प्रिपरेशन में उनके ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 2, वाइसराय। आज हम लॉर्ड लिटिन से शुरुआत करेंगे और उनका कार्यकाल अवधि थी 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी के मध्य। इससे पहले हमने लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में पढ़ा था जिनका कार्यकाल अवधि 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी के मध्य थी। उन्हीं के बाद लॉर्ड लिटिन आते हैं जिनका कार्यकाल जो है अवधि थी 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी के मध्य। उनका पूरा नाम रॉबर्ट वुल्वर लिटिन एडवर्ड था। लॉर्ड लिटिन एक विख्यात कवि और लेखक थे और ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है और उन्होंने ओवेन मेरेडिथ के जो पेन नाम था उस नाम से उन्होंने कविताओं को लिखा था। कविताओं में जब वो कविताओं को लिखते थे तो वो ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखते थे, इसका मतलब यह है। और लूसिल उनकी एक बहुत ही प्रतिष्ठित कविता की पुस्तक है जो उनके द्वारा लिखी गई थी और वो 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसका नाम था लूसिल, बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है। इन्हीं के कार्यकाल में राज उपाधि अधिनियम यानी रॉयल टाइटल एक्ट 1877 पारित किया गया था और उसका उद्देश्य क्या था कि 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभाजित किया गया था। तो बेसिकली रॉयल टाइटल एक्ट जिसको राज उपाधि अधिनियम बोलते हैं उसका उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कहां पर? प्रथम दिल्ली दरबार में, जो कि 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल अवधि के दौरान ही ये घटना हुई थी। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और जिसे जो उस टाइम के जो है ना कांग्रेस के नेता थे एस.एन. बनर्जी, उन्होंने इसे आकाश से गिरे एक वज्रपात की संज्ञा की थी और यह बहुत ही इनफेमस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 ईस्वी में लिटिन के कार्यकाल में ही आया था। इसके बारे में क्या है चलिए जान लेते हैं। इस अधिनियम के तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रिंटर और प्रकाशक को बॉन्ड स्वीकार करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, उनको बाध्य कर दिया गया था एक बॉन्ड स्वीकार करने के लिए। उसके तहत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रिंटर और प्रकाशक किसी भी चीज को प्रकाशन नहीं कर सकते थे, किसी भी चीज को प्रकाशित नहीं कर सकते थे जो सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना को भड़काए। अगर कोई ऐसा प्रिंटर या प्रकाशक करता था तो उसकी जो प्रेस थी उसको सील कर दिया जाता था और उसको दंड भी दिया जाता था, वो चाहे जेल टर्म हो या फाइन हो। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लिटिन के टाइम पीरियड में ही आया था और ये इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इसके तहत लॉर्ड लिटिन ने ये लागू किया था कि किसी भी भारतीय को बिना लाइसेंस वाले हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये अंग्रेजों के लिए इसकी छूट थी, वो रख सकते थे। ये केवल भारतीयों के लिए लागू था, इसलिए इसे बहुत ही इनफेमस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1878 ईस्वी का भारतीय शस्त्र अधिनियम या इंडियन आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान, जिसकी अवधि 1876-78 के बीच, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इसे मद्रास का अकाल भी कहते हैं, 1877 ईस्वी का मद्रास का अकाल। और
इसमें जो कुछ प्रांत थे जैसे मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और बॉम्बे, इसमें बहुत अधिक ये प्रभावशाली था यह अकाल, और काफ़ी जन और धन की हानि हुई थी इस अकाल के तहत। इस अकाल से जो हानि हुई या लोगों को क्यों यह परेशानी हुई, इस अकाल के द्वारा क्या क्या परेशानी हुई और इस अकाल के कारण क्या होंगे और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए एक अकाल आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड लिटिन के द्वारा। और उस अकाल आयोग का अध्यक्ष जो है ना रिचर्ड स्ट्रेची थे, तो इसे रिचर्ड स्ट्रेची अकाल आयोग कहा जाता है। और ये 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटिन के टाइम पीरियड में इसको गठन किया गया था। तो रिचर्ड स्ट्रेची अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटिन के टाइम पीरियड में हुआ था और 1878 ईस्वी में इसको गठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड लिटिन के टाइम पीरियड पर ही दूसरा अफगान युद्ध हुआ था जो 1878 और 1880 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। जैसे कि हम गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो पढ़ चुके हैं, लॉर्ड ऑकलैंड हुए थे जिनका कार्यकाल अवधि 1836 से 42 ईस्वी के मध्य थी। उस टाइम पर पहला अफगान युद्ध हुआ था जो 1838 और 42 के मध्य लड़ा गया था। उसमें अंग्रेजों को बहुत अधिक क्षति या हानि पहुंचानी हुई थी या हानि हुई थी उस समय। और दूसरा अफगान युद्ध जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं 1878 और 80 के मध्य हुआ और इसमें लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल के दौरान ये लड़ा गया और ये जो समाप्त हुआ पेशावर की संधि से समाप्त हुआ था। 1855 में दोस्त मोहम्मद और ब्रिटिश के बीच पेशावर की संधि में राजनयिक संबंधों को फिर से खोल दिया गया था, जो पहला अफगान युद्ध था उसके पश्चात। और यहाँ पर जो है ना एक संधि हुई थी, गंदीमक की संधि। ये पेशावर की संधि जो हुई थी वो जो पहला अफगान युद्ध था उसके पश्चात हुई थी दोस्त मोहम्मद और ब्रिटिश के बीच में। लेकिन जो दूसरा अफगान युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो संधि हुई थी वो गंदीमक की संधि हुई थी। दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध में बहुत अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया था और शेर अली जो कि दोस्त मोहम्मद का बेटा था उस समय वो हार गया था। और देश के बाकी हिस्सों में ब्रिटिश आक्रमण को रोकने के लिए शेर अली के बेटे मोहम्मद याकूब खान ने 1879 ईस्वी में गंदीमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बेसिकली गंदीमक की संधि ब्रिटेन और मोहम्मद याकूब खान के बीच में हुई थी जो दोस्त मोहम्मद का पोता था। तो यहाँ पर पेशावर की संधि और गंदीमक की संधि बहुत महत्वपूर्ण है अफगान एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों संधियां अफगान एंग्लो युद्ध से जुड़ी हुई हैं। जो पहला अफगान एंग्लो युद्ध हुआ था वो ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था 1836 और 42 के मध्य उनका कार्यकाल था और वो पेशावर की संधि हुई थी उस समय। और गंदीमक की संधि 1878-1880 ईस्वी के मध्य हुआ था, दूसरा अफगान युद्ध उसके उपरांत हुई थी। लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल के दौरान ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आजकल हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उस समय इसकी स्थापना की गई थी और सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ के लॉर्ड लिटिन की अवधि के दौरान ये बना था और बाद में जैसे डिस्कस किया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ब्रिटिश ट्रेडर की रक्षा के लिए भारत में आने वाले विदेशी कपास पर टैक्स को खत्म कर दिया था लॉर्ड लिटिन ने, जिसकी वजह से भारत पर और अधिक आर्थिक संकट बढ़ गया था। क्योंकि जो विदेशी कपास आता था उस पर टैक्स नहीं दिया जाता था तो वो इंडियंस के लिए बहुत ही महंगा पड़ता था यहाँ के बाजार के भाव के हिसाब से। लॉर्ड लिटिन का कार्यकाल बहुत ही इनफेमस माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो सिविल सर्विसेज में जो प्रतियोगी हुआ करते थे उसकी अधिकतम उम्र 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी गई थी। तो ये बहुत ही इनफेमस स्टेप था लॉर्ड लिटिन का, जिसके लिए उनको जो है ना काफ़ी ब्लेम भी किया गया था इस स्थिति को लाने के लिए। यहाँ पर लॉर्ड लिटिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात भी जान लेते हैं कि उनके एक दामाद थे एडविन लैंडसर लुटियंस। उन्होंने नई दिल्ली में बहुत सारे भवन हुए हैं जिनके बारे में हम जानते होंगे, उनकी डिजाइन में उनकी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं के नाम पर जो दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी बोला जाता है, आपने काफ़ी सुना होगा। और उन्हीं के एक सहयोगी थे सर हर्बर्ट बेकर, वो भी वास्तुकार थे और उन्होंने भी कई बिल्डिंगों को डिजाइन में काफ़ी मदद की थी। अगर हम एडविन लैंडसर लुटियंस की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ स्मारक का डिजाइन किया था और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, निर्माण किया था। जैसे इंडिया गेट का निर्माण उन्होंने यह डिजाइन 1921 में डिजाइन किया था। हैदराबाद हाउस जो दिल्ली में है 1928 में उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया वायसराय हाउस हुआ करता था उस समय, जो आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाने जाते हैं, वो भी
एडविन लैंसडेल लुटियंस ने ही डिजाइन किया गया था, और बड़ौदा हाउस जो दिल्ली में वो भी किया था। उनके सहयोगी जो मुख्य वास्तुकार भी थे सर हर्बर्ट बेकर, उनके द्वारा कुछ डिजाइन आर्किटेक्चर ये बिल्डिंग है दिल्ली में है, जो संसद भवन और जो सांसद हैं उनके जो बंगले हैं उनको तैयार करने में उनका सहयोग है सर हर्बर्ट बेकर का। थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो लिटिन से जुड़ी हुई थी, तो यहाँ मैंने उनको मेंशन करना सही समझा। तो यहाँ पर जो हर्बर्ट बेकर और एडविन लैंसडेल लुटियंस का नाम काफी महत्वपूर्ण है आर्किटेक्चर के फील्ड में। अगर हमने इंडिया गेट के जिक्र किया था, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारत का गेटवे ऑफ इंडिया 20वीं सेंचुरी के दौरान बॉम्बे में निर्मित एक मेहराब है। बेसिकली वो अपोलो बंदर है जहां पर वो इस समय बना हुआ है, और उसको बनाया गया था उस समय किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का विजिट हुआ था इंडिया में, तो उनकी याद में उनको बनाया गया था, और इंडो सार्सेनिक शैली में ये बना हुआ है। और इसकी नींव जो रखी गई थी 1911 में इसकी नींव रखी गई थी। ये लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का कार्यकाल था, जो वायसराय हुए थे 1910 से 1916 के बीच में, उनके समय ये बनाया गया था, ये नींव रखी गई थी। और इसको डिजाइन किया था जॉर्ज विटेट ने इसको डिजाइन किया गया था। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो यहाँ पर मैंने शेयर की। लॉर्ड लिटिन के बारे में हमने पढ़ा। उसके पश्चात जो है जो नेक्स्ट वायसराय हुए हैं लॉर्ड रिपिन, जिनका कार्यकाल अवधि 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी के बाद थी। लॉर्ड रिपिन का पूरा नाम जॉर्ज फेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन था। काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लॉर्ड फेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन के नाम से कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल को जाना जाता है, तो उनका पूरा वास्तविक नाम था लॉर्ड रिपिन का जॉर्ज फेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन। लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटिन ने इंप्लीमेंट किया था, जिसके तहत प्रिंटर को जो है ना एक बॉन्ड को एक्सेप्ट करना पड़ता था, जिसके तहत वो कुछ ऐसी चीजों को प्रकाशित न करे जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, उसको रद्द कर दिया था। और इसी के साथ ही इनको प्रेस का मुक्तिदाता भी बोला जाता है लॉर्ड रिपिन को। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, जिसे हंटर आयोग बोलते हैं 1882 का, जो एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसमें खास ध्यान दीजिएगा कि सर विलियम विल्सन हंटर के अध्यक्ष थे उस शिक्षा आयोग के, और जिसको हंटर आयोग 1882 के नाम से जाना जाता है, वो लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल अवधि के दौरान ही आया था। उनके कार्यकाल के दौरान ही सेम ईयर 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन प्रणाली यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। तो लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक भी बोला जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे इस समय हमारे पास नगर पंचायत, नगर परिषद या गांव में पंचायत है, उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। उसकी शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1883 ईस्वी में एक बहुत ही विवादास्पद बिल आया था, इल्बर्ट बिल, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान आया था। इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं।
इल्बर्ट बिल जो 1883 ईस्वी में वायसराय रिपन के शासन के दौरान आया, उसको पेश किया था सर सीपी इल्बर्ट ने, जो वायसराय काउंसिल के कानून के सदस्य थे। वायसराय काउंसिल की जो लॉ कमेटी थी उसके सदस्य थे। इस बिल के तहत एक्चुअली इस बिल में कंट्रोवर्सी या विवाद क्या था, क्योंकि इस बिल के आने से पहले जो भी अगर यूरोपियन कोई जुर्म करता था उसको भारतीय जज ना तो उस केस के बारे में सोच सकता था और ना ही उस केस में अपना निर्णय दे सकता था। यानी जो यूरोपियन लोग अगर कोई क्राइम या कुछ उनसे अपराध होता था तो उसको केवल यूरोपियन जज ही ट्रायल कर सकता था, यूरोपियन जज ही उस पर अपना निर्णय या सजा सुना सकता था। लेकिन इस बिल के बाद इंडियन जज को यह अधिकार मिल गया था ताकि वो यूरोपियन अगर कोई क्राइम या कुछ अपराध करता है तो उस पर वो उस केस को सुन भी सकता है और सजा भी सुना सकता है। तो इस बिल का जो यहाँ यूरोपियन थे उन लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि वो जो इंडियंस थे उनको रेस में अपने से बहुत कम समझते थे और वो समझते थे कि अगर हमारा केस इंडियन के पास जाएगा तो हमको एक रेशियल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा। तो इस वजह से यूरोपियन लोगों ने इस बिल का विरोध किया था। इसको इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी या इल्बर्ट बिल विवाद भी बोला जाता है। लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को भारतीयों के पक्ष में बदलने के लिए सर सीपी इल्बर्ट के साथ एक बहुत बड़ी यानी बहुत लंबे समय तक चर्चा की थी, जिसको मैराथन चर्चा भी बोलते हैं। और इसने चूंकि ये बिल इंडियन के फेवर में गया था और इस बिल के बाद इंडियन जज ट्रायल कर सकते थे, सजा सुना सकते थे कोई भी अपराधी जो यूरोपियन होता था, तो इसे रिपन द गुड नाम से इसके पश्चात रिपन को उपाधि दी गई, रिपन द गुड नाम की। इसे प्रसिद्ध इल्बर्ट विधेयक या सफेद विद्रोह 1883 भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कंसर्न कीजिएगा। लॉर्ड रिपन के बाद जो नेक्स्ट वायसराय हुए थे लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल अवधि 1884 से 1888 ईस्वी के बाद था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था, जो 1885 से 1886 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। और इस तृतीय बर्मा युद्ध के बाद बर्मा को भारत यानी ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। तब से वो ब्रिटिश भारत का एक प्रोविंस था। इस कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा सब जानते हैं, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी और मई 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन बनाने का वायसराय से मंजूरी हासिल कर ली थी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके पहले उसके पीछे यानी इंडियन नेशनल यूनियन बना था, उसको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने उसे बनाने के लिए एक परमिशन ली थी वायसराय से। वो इस बात पर परमिशन ली गई थी कि जो भी एक यूनियन बनेगा इंडियन नेशनल यूनियन, वो सरकार के साथ संबंध हुई और भारतीय जनता की राय के लिए एक मंच के रूप में वो जानी जाएगी। उसी के पश्चात 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी और सबसे पहले 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे और पहली अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये काफी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, लोगों को पता भी होगा और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यूसी बनर्जी थे। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही सार्वजनिक सेवाओं पर एसेशन कमेटी का गठन किया था, जो सोशल सर्विस है उनको और बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या नए नए स्टेप लिए जा सकें सार्वजनिक सेवाओं को उनको बेहतर बनाने के लिए 1886 ईस्वी में कमीशन आई थी। एसेशन कमीशन या एसेशन समिति के नाम से जानी जाती है। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, पानज डे की घटना, जो 1885 में हुई थी। उसका कारण यह था कि जो रूस है ना अपने
सीमाओं को धीरे धीरे विस्तार करने लगा था और अफगानिस्तान की तरफ बढ़ गया था, जिससे ब्रिटिश को लगता था कि वो इंडिया की तरफ ना आ जाए। तो एक जगह थी पानसदे जो अफगानिस्तान के पास है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट की तरह उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया जो 1887 में किया गया। और ये पानसदे की घटना के नाम से जानी जाती है, जिसने ब्रिटिश को एक वहाँ पर लिमिट प्रोवाइड कर दी थी कि इसके पश्चात ब्रिटिश एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। तो ये पानसदे की घटना है जो 1885 इसमें लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही बंगाल, अवध और पंजाब में एक रेंट एक्ट पारित किया गया था, जो कि 1885 इसमें बंगाल में, 1886 में अवध और 1887 में पंजाब में पारित किया गया था रेंट एक्ट। डफरिन ने 1888 में इस्तीफा दे दिया था और उसके पश्चात लॉर्ड लैंसडाउन ने भारत के वायसराय के रूप में आए और उन्होंने पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट वायसराय जो थे लॉर्ड लैंसडाउन, जो 1888 से 1894 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। इनके कार्यकाल में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा के निर्धारण हो गया था फाइनली पानसदे की घटना के बाद, और जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, उनका नाम था सर मॉर्टिमर डूरंड, जिनके नाम पर ये डूरंड रेखा बनाई गई थी, खींची गई थी। और ये पहले ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी, जो आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जानी जाती है, डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। और इसको जो है ना अफगानिस्तान के उस समय आमिर थे अब्दुल रहीम खान, उनके और ब्रिटिश के बीच में सहमति के द्वारा इसको बनाया गया था डूरंड रेखा। और जो अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने इस रेखा को खींचा था, वो सर मॉर्टिमर डूरंड थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम आया था। जैसा कि हमने पढ़ा है, रिपन के कार्यकाल के दौरान पहला अधिनियम आया था 1881 ईस्वी में। जो दूसरा कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट बोलते हैं इसको, वो आया था, वो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 18 घंटे प्रतिदिन महिलाओं के लिए अधिकतम काम करने का समय होगा और बच्चों के लिए वो समय निर्धारित किया गया था 7 घंटे प्रतिदिन का। और यहाँ पर बच्चों की जो न्यूनतम आय, जो पहले कारखाना अधिनियम 1881 में जो रिपन के टाइम में आया था, उसमें 7 वर्ष की न्यूनतम आय कि 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे ही कारखाने में काम कर सकते थे, उसको बढ़ाकर उन्होंने 9 वर्ष कर दिया था। और अधिकतम सीमा जो है ना वो 12 से बढ़ा के 14 वर्ष कर दिया था। इस उम्र के जो वहाँ पर वर्कर होंगे वो बच्चों में गिने जाएंगे, यानी 9 से 14 वर्ष के बीच में। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान ही एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया था 1891। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891, इसमें जो है ना 12 साल से कम उम्र के लड़कियों का विवाह को मना कर दिया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि 12 साल से नीचे लड़कियों का विवाह नहीं कर सकते थे। किसके थ्रू? एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 के थ्रू, जो लॉर्ड लैंसडाउन ने कार्यकाल के दौरान आया, जिनका कार्यकाल अवधि थी 1888 से 1894 ईस्वी के मध्य। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बोला जाता है। और यहीं से जो हमारी संसदीय प्रणाली है वहीं से शुरुआत हुई थी। जैसे इंडियन पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तर्ज पर, जिसमें राज्यसभा लोकसभा होते हैं, उसको संसदीय प्रणाली बोला जाता है। ऐसा ही जो है ना प्रोविजन स्टेट में भी इम्प्लीमेंट हुआ था, किसके थ्रू? इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के तहत। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट से जाना जाता है। अफीम आयोग का गठन हुआ था 1893 ईस्वी में, ओपीएम कमीशन जिसको बोला जाता है। तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन कि ओपीएम कमीशन का गठन कब हुआ था और किसे कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे 1888 से 1894 ईस्वी के मध्य उनका कार्यकाल था। 19वीं सेंचुरी का जो अंत आते आते भारत में और आसपास के जो और एरिया थे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया या चाइना हो गया, वहाँ पर अफीम का उपयोग जो है ना काफ़ी बढ़ गया था। तो उसी अफीम के उपयोग के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनकी जांच करने के लिए यह कमेटी गठित की गई थी, ओपीएम कमीशन। और इस कमेटी ने एक सुझाव दिया था कि इसकी वजह से कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है और इसको जारी रखा जाए। और वो रिपोर्ट आई थी 1895 ईस्वी में। एक्चुअली में इसका पर्पस यही था कि अंग्रेज जो है ना अफीम की खेती क्या करते थे चाइना में, और उसके लिए मार्केट था वो इंडिया था। तो इस कमेटी ने इसलिए ये रिपोर्ट दी ताकि लोगों जो है ना कंजम्पशन उसका जो है ना कंटिन्यू रखें और उसकी आय अंग्रेजों को जाती रहे। चाइना में बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जो है ना अफीम की खेती की जाती थी, जो आज भी शायद कंटिन्यू है। उन्होंने इसके तहत एक और रिपोर्ट दी थी कि जो अफीम है वो बुखार और मलेरिया
से निपटने के लिए एक अचूक दवाई है, इसलिए लोगों ने इसका जो है ना उपयोग करना और बढ़ाया, और इसी के साथ ही अंग्रेजों को और रेवेन्यू इससे प्राप्त हुआ। लैंसडाउन के बाद जो नेक्स्ट वायसराय हुए हैं इंडिया में वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हुए हैं, जिनका कार्यकाल अवधि 1894 से 1899 ईस्वी के मध्य थी। इनका वास्तविक नाम विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस था और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान ही चीन और सियाम यानी थाईलैंड को कहा जाता था पुराने समय में, इनकी सीमाओं का सीमांकन किया गया था। जो एक्चुअली में भारत चीन विवाद, सीमा विवाद अभी तक चलता आ रहा है, वो बेसिकली जो एक भारत प्रपोज करता है कि ये सीमा का निर्धारण बहुत पहले हो गया था, वो बेसिकली लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम पीरियड में ही हुआ था, जिनकी कार्यकाल अवधि 1894 से 1899 ईस्वी के मध्य थी, जिसको चाइना आजकल मानने से मना करता है। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही एंग्लो रूसी सम्मेलन हुआ था 1895 ईस्वी में, जिनमें ये डिसाइड किया गया था कि ब्रिटिश और रशिया एक दूसरे के कार्यकलापों में भाग नहीं देंगे, एक दूसरे के इंपीरियल जो क्षेत्र है उन पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसी समय क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली मनाया गया था 1897 ईस्वी में, और 1897 ईस्वी में एक फिर आकार आयोग का गठन किया गया था, जो लायल कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेसिकली जो आयोग हैं, अकाल आयोग हैं या और दूसरे आयोग हैं, मॉडर्न इंडिया में उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक लेक्चर में हम सारे आयोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा आयोग किससे रिलेटेड है, कब आया और किसके शासनकाल में आया था। उन्हीं के शासनकाल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बुबोनिक प्लेग फैला था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट घटना है, जो कि 1896-97 की ईस्वी में ये प्लेग फैला था, और उस प्लेग से निपटने के लिए और सुझाव देने के लिए एक प्लेग आयुक्त का गठन किया गया था, जिसको WC रैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको चेपाकर भाइयों ने पुणे में उनकी हत्या कर दी थी। तो ये 1897 ईस्वी की घटना जो है ना इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। WC रैंड की हत्या, जो भौगोलिक प्लेग में से रिलेटेड थे, और उनके प्लेग आयुक्त नियुक्त किए गए थे WC रैंड। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार में भड़काऊ लेख लिखा था, और उसी लेख के अंतर्गत उनको 18 महीने की सजा हुई थी और गिरफ्तार करके उनको सेलुलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। इसी मुकदमे के तहत तिलक ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, और उस भाषण की कुछ लाइनें हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे पास ये रहेगा। ये जो बहुत फेमस हुआ था, ये घटना हुई थी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम पीरियड, जिसका कार्यकाल अवधि 1894 से 99 ईस्वी के मध्य थी। इसी शब्दों के बाद जो है ना, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें लोकनायक बनाया गया, तभी से उनका नाम जाना जाता है लोकनायक बाल गंगाधर तिलक। इस तरीके से दोस्तों आज के हमने लेक्चर में कुछ और वायसराय, उनके कार्यकाल अवधि में जो कुछ घटनाएं हुई, उनका कार्यकाल अवधि कब से कब तक था और प्रमुख बातें उनके कार्यकाल से जुड़ी, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और वायसराय के बारे में जानेंगे और कुछ और इवेंट्स और कुछ और कार्यों के बारे में जानेंगे जो उनके कार्यकाल अवधि के दौरान हुई। आपसे अनुरोध है कि नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।